प्रयास न्यूज मध्य प्रदेश। नमस्कार, मैं हूं आदित्य उपाध्याय और आप देख रहे हैं प्रयास न्यूज का खास कार्यक्रम अतिथि देवो भव। आज हमारे बीच में एक ऐसे अतिथि मौजूद हैं जो अपने व्यापार के साथ साथ जन सेवा में भी सक्रिय है। सेवा भारती के माध्यम से जन उपयोगी जो कार्य होते हैं, चाहे वो कोरोना का दौर रहा हो या अन्य दौर या वर्तमान समय में, हमेशा सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। हमारे बीच में कुशल बिजनेसमैन और सेवा भारती के सक्रिय कार्यकर्ता रुपेन जैन जी मौजूद है। रुपेन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रयास न्यूज मध्य प्रदेश में। प्रयास न्यूज के दर्शक जानना चाहते हैं कि सेवा भारती, क्योंकि आप शुरू से ही जैन समाज में सक्रिय रहे हैं, आपका एक अलग ही व्यापार है, आपके इंश्योरेंस बीमा के क्षेत्र में भी कार्यरत है, तो सेवा भारती में आपका आने का उद्देश्य क्या रहा? सेवा भारती में आने का उद्देश्य, जब सेवा भारती के कार्यों को देखा गया मेरे द्वारा, ये प्रसंग शुरू होता है जब मैं एक बार एमवाई हॉस्पिटल ब्लड डोनेट करने गया था। तो जब मैं अंदर जा रहा था तो काफ़ी लोग बाहर पर्चा लेके हाथ में खड़े हुए थे। मेरे पहले तो कुछ समझ में नहीं आया। जब मैं बाहर निकला और देखा तो मैंने उनसे पूछा कि भाई ये क्या है, तो वो सब ही लोग रक्त लेने के लिए लाइन में खड़े थे। तो मुझे एक पल के लिए ऐसा लगा कि कितनी ज़रूरत है लोगों को यहाँ पर और उपलब्धता बिल्कुल कम। ये सोचकर मैंने थोड़ा सा अपना रक्तदान का कार्य वहाँ शुरू किया। फिर जब सेवा भारती के बारे में जानकारी मिली और सेवा भारती के परिवार द्वारा मुझे वहाँ जोड़ा गया और एमवाई हॉस्पिटल की जवाबदारी दी गई, तब हमने प्रकल्प को, चूँकि वो वहाँ शुरू हो चुका था, उस प्रकल्प के साथ बाद में मैं जुड़ा और फिर कार्य हमने करने को बढ़ाना चालू करा। जी, सेवा भारती के विश्व विख्यात है कि सेवा भारती राष्ट्रीय स्वयं संघ का एक अंग है, तो सेवा भारती के भी भाई साहब प्रकल्प है। ये प्रकल्प यदि है तो कितने हैं और किस तरह से कार्य किए जा रहे हैं? जी, सेवा भारती के करीब इंदौर में 300, इंदौर के आसपास के क्षेत्रों में 300 से अधिक प्रकल्प हैं, जिसमें हम शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन और सामाजिक समरसता, इसको लेकर पूरा कार्य करते हैं, जो कि सेवा भारती और संघ से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं द्वारा ही संभाला जाता है और कार्य किया जाता है। साथ में पूर्णकालिक कार्यकर्ता भी रहते हैं जो ये दिन भर इन कार्यों को संभालते हैं हमारे अलावा। और सेवा भारती से जुड़ने का कोई माध्यम नहीं होता है। जिसकी भी सेवा करने की इच्छा होती है और देश के प्रति जो समर्पित रहना चाहता है और देश के लोगों का ही उत्थान करना चाहता है, उसका सेवा भारती में हमेशा स्वागत है। जी, एक प्रश्न चिन्ह बना रहता है कई लोगों के मस्तिष्क में कि सेवा भारती का जुड़ने के लिए क्या कोई रसीद काटनी पड़ती है या कोई शुल्क है इसका? ऐसा नहीं, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं भी सेवा भारती से कहीं कार्य करने की शुरुआत करते करते जुड़ गया और आज इन बड़े कार्यों को हम लोग सब मिलकर निष्पादित कर रहे हैं। तो ऐसा कोई हमारा फॉर्मेट नहीं है, ना संघ में ना सेवा भारती में, कि आपको कोई रसीद काटनी है। हमारे यहाँ बगैर पैसे के भी आप काम कर सकते हैं। आपको श्रम देना है, समय देना है, तन देना है, जो भी चीज़ आपके पास ज़्यादा अधिक उपलब्ध हो वो आप दे सकते हैं। ये सेवा भारती एक बहुत बड़ा नाम है, सेवा का नाम है सेवा भारती। तो भाई साहब, यह जो सेवा भारती जो कार्य है वो किस क्षेत्र में किया जा रहा है और इसको करने का तरीका क्या रहता है? सेवा भारती मूलतः मैंने जैसे आपको बताया, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन और सामाजिक, इन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा कार्य करती है। समाज के ही लोग समाज के अन्य लोगों को जो किसी कारणवश सामान्य से थोड़े से बाहर हैं या किलीजी कटे हुए हैं, उनको समाज की धारा में जोड़ना चाहती है, उनका उत्थान करना चाहती है, उन्हें समाज की मुख्य धारा में शामिल करके उन्हें आगे बढ़ाना चाहता है। इन सब कार्यों को अलग अलग तरीके से अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोगों द्वारा संभाला जाता है, किया जाता है। कई लोगों का सहयोग मिलता है, समाजजनों का सहयोग मिलता है। जो भी सहयोग हमें प्राप्त होता है दान के द्वारा, उस दानदाताओं से प्राप्त होता है और उसे उन्हीं कार्यों में उपयोग भी किया जाता है। जी, यहाँ पर एक पालना प्रकल्प भी है, मतलब ऐसा जानकारी लगी थी कि जो अनाथ बच्चे रहते हैं उनके लिए भी सेवा भारती व्यवस्थित कार्य कर रहा है, तो थोड़ी विस्तृत जानकारी आप देंगे या प्रयास न्यूज़ के दर्शकों को? जी, ये मातृ छाया के नाम से प्रसिद्ध है और इंदौर का एक ऐसा प्रकल्प है सेवा भारती का, जहाँ पर उन बच्चों को जिन्हें अपने माता पिता का प्यार किसी कारणवश नहीं मिल पाता है, वो लोग जो अनाथ छोड़ दिए जाते हैं सड़कों पे, बगीचों में, कांटों में, नालों में, बारिश के समय हमने कई बार ऐसा देखा कि पन्नी में लिपटे हुए बच्चे मिलते हैं, कीड़े लगे हुए। उन्हें जब उठाकर हमारे पास लाया जाता है तो हम उन्हें अपने बच्चों की तरह वहाँ पालते हैं। वहाँ पर उनकी देखभाल डॉक्टरों की टीम एक हमारी रहती है जो उनको चेकअप प्रॉपरली रोज़ करती है। उसके अलावा उनके टीके लगाना, रोज़ का उनका खेलना पीना, यशोदाएँ रहती हैं जिनको हम माताएँ बोलते हैं, वो उनका लालन पोषण पूरा तरह से करती हैं। और इस प्रकल्प को भी हमारे सेवा भारती के कार्यकर्ता ही देखते हैं।
कुछ पूर्णकालिक लोग रहते हैं जो उनकी देखभाल, बच्चों की देखभाल, दिनचर्या जो उनकी रहती है उसमें वो शामिल रहते हैं और उनकी देखभाल हम बिल्कुल अपने घर के बच्चों की तरह करते हैं, ये मानते हुए कि आगे वो समाज के किसी परिवार में जाएंगे तो कम से कम वो उस समाज के साथ भी जुड़ेंगे, उस परिवार के साथ भी जुड़ेंगे और कहीं ना कहीं सेवा भारती के माध्यम से सेवा भारती भी जुड़ेंगे। जी, सुनने में आता है और यह मेरा एक वापरा हुआ भी एक मामला है रुपेश जी कि यदि कहीं भी किसी भी ब्लड ग्रुप या नहीं मिल रहा है पेशेंट के लिए, उसका जीवन संकट में है, तो आप कहीं मत करिए, आप सेवा भारती को कॉल करिए। इसमें कितनी सच्चाई है? जो सा भी ब्लड ग्रुप आप चाहिए, चाहे वो टिपिकल ब्लड ग्रुप है, नॉर्मल ब्लड ग्रुप हो, सेवा भारती तत्काल उपलब्ध कराती है। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, हमने सेवा भारती का जो प्रकल्प है, हम उसको एमवाय हॉस्पिटल का चिकित्सा प्रकल्प बोलते हैं। जब मैं उससे जुड़ा था तो मैं रक्तदान के कार्यक्रम से ही वहाँ जुड़ा था और रक्तदान के कार्यक्रम की ही शुरुआत हमने वहाँ से की थी बड़े स्तर पर। तब तक लोग इंदौर में ब्लड कैंप के बारे में ज़्यादा जानते नहीं थे और न समझते थे। हमने धीरे धीरे अपने सदस्यों को जोड़ना चालू करा और आज करीब 3000 से ज़्यादा अधिक सदस्य इंदौर में मौजूद हैं जो रेगुलर रक्तदान करते हैं हर 3 महीने में। उसके अलावा कोरोना काल में जब सब तरफ से सब जगहें बंद थी, लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे, लोग हॉस्पिटल का नाम सुन के ही घबरा जाते थे, तब हमने अन्य क्षेत्रों में मिला के करीब करीब इंदौर के 11 क्षेत्रों में 821 यूनिट का हमने रक्तदान संपूर्ण किया कोरोना काल में। उस समय जब लोगों के पास परमिशन नहीं थी कहीं भी जाने की, आने की, उस समय हमने जगह जगह कैंप लगा के सेवा भारती के सदस्यों ने आह्वान करके लोगों को घर से निकाला और एमवाय हॉस्पिटल की ब्लड बैंक टीम को 821 यूनिट का रिकॉर्ड रक्तदान दिया। जी, कोरोना काल में मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि कोरोना काल में जहाँ सभी लोग अपने घर के अंदर थे, तो कुछ मीडिया कर्मी, पुलिसकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी जो कोरोना योद्धा के रूप में मैदान में डटे हुए थे, उसी प्रकार सेवा भारती के हर कार्यकर्ता मैदान में डटा था। मतलब इतना बड़ा एक इंसिडेंस था कोरोना काल का, इतना बड़ा मैनेजमेंट कैसे हो पाया? हर चीज़ आपने राशन वितरण भी किया सेवा भारती के माध्यम से, रक्तदान भी हुआ, इसके अलावा जो दवाइयों का जो आपका जो रेगुलर चलता है वो भी चल रहा है। तो इतना बड़ा मैनेजमेंट इस कोरोना काल में कैसे संभव हो पाया? देखिए, जब सेवा का भाव होता है तो कहीं ना कहीं ईश्वर आपके साथ होता है। इन्हीं भावों को लेकर हमने उस कोरोना काल में जब लोग घर से नहीं निकल रहे थे, हम अपने घर वालों को छोड़ के सेवा करने निकले थे। हम ये मान रहे थे कि अगर हमारे कारण किसी एक का परिवार भी अगर बचता है, चाहे वो दवाई के माध्यम से, रक्त के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से, तो कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। कहीं ना कहीं हम देश को उसमें सेवा दे रहे हैं, देश हमें इतना कुछ देता है तो कुछ हमें भी देने का संकल्प हमेशा रखना चाहिए। इसी भाव से हम सभी निकले अपने अपने घरों से, अलग अलग क्षेत्रों में सभी ने सेवाएं दी। किसी ने रक्तदान में, किसी ने एमवाय हॉस्पिटल में, किसी ने ब्लड के थ्रू, किसी ने राशन के थ्रू, सभी ने अपनी अपनी सेवाएं दी। हाँ, जान जोखिम में जरूर डाली, लेकिन कहते हैं ना कि कुछ लोगों को आगे बढ़ना ही पड़ता है कुछ लोगों का जीवन संभालने के लिए। रुपेश जी, ऐसा कोई एक इंसिडेंस, ऐसा कोई वाकया कोरोना काल में रहा जो एक दिल पसीजने वाला रहा हो, तो आपको ऐसा लगा हो कि मैं सेवा भारती में आकर मैंने बहुत अच्छा काम किया, ऐसा कोई इंसिडेंस हो जो दर्शकों से आप शेयर करना चाहेंगे? कोरोना काल के दौरान तो बहुत सारे ऐसे थे कि जिनका जिक्र करना थोड़ा उचित नहीं समझता, क्योंकि वो वहाँ सेवा, हमारा भाव तो सेवा का था, लेकिन वहाँ सामने वाले का भाव कुछ अलग था। क्योंकि कोई माता, किसी के पिता, किसी का भाई, किसी की बहन, किसी की पत्नी, सभी लोग भर्ती थे और सबकी अपेक्षाएं एक ही थी कि वो ठीक होकर घर पे आ जाए। कई ऐसे भी केस थे जिनके परिवार में कोई भी नहीं था और अंत्येष्टि तक हमें करवानी पड़ी थी। हमें जाने की वहाँ अनुमति नहीं थी, फिर भी हमने कोशिश करी कि आखिरी गंतव्य तक हम उनको पहुँचा सकें और अंत्येष्टि करा सकें। तो हमने उनको ठीक कराने की पूरी कोशिश भी करी। ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी कि कई जगह हम नहीं कर पाए, क्योंकि प्रभु की लीला के आगे तो हम सब ना बच सकें, पर कोशिश पूरी रही कि हर आदमी सेफ रहे, सुरक्षित रहे और अपने घर इलाज ठीक होकर पहुँच जाए। इतने बड़े आयोजन होते हैं सेवा भारती के माध्यम से, मतलब अर्थ बिना सब व्यर्थ होता है। तो किस तरह से सेवा भारती को आम जनता या समाज से भी हम लोग कह सकते हैं, किस प्रकार मदद की जाती है और उसका कैसा यूटिलाइज किया जाता है उस अर्थ को? देखिए, अर्थ जो भी होता है वो दानदाताओं के द्वारा दिया जाता है। समाज में जो हमारे वरिष्ठ लोग हैं, जो लोग सेवा का भाव रखते हैं, जो मन में ये धारण करके रखते हैं कि भाई मुझे सेवा में कुछ न कुछ सहयोग देना है, कहीं ना कहीं निस्वार्थ काम जब देखा जाता है तो उसे देने के लिए हमेशा आगे होकर आदमी आता है। जब मेरा अनुभव इसलिए क्योंकि मैं करीब 3 सालों से इस काम में लगा हूँ, उसके पहले मैं सहयोग वाले कार्य में नहीं था। तो मैंने देखा है कि जब आप उनको अच्छे कार्यों में पैसे को लगाते हैं किसी के सदुपयोग किए हुए, क्योंकि उसने भी धन कहीं मेहनत करके अर्जित किया होता है, तो जब वो आपको देता है तो उसकी अपेक्षाएं रहती है कि आप उसको व्यवस्थित जगह पर व्यवस्थित व्यक्ति को देंगे। तो हम उस तरह से उसका उपयोग करते हैं कि कम से कम वो अच्छे आदमी को दिया जाए
जिससे जीवन बचता है उसका, और जीवन बचता है तो कहने के उसके धन का सदुपयोग हुआ है। रुपेश जी, आप इंश्योरेंस फील्ड से काफ़ी नज़दीक से आप इन सब चीज़ों को जानते हैं कि ज़िंदगी के बाद और ज़िंदगी के पहले क्या लगता है। हम थोड़ा सा लिंक से हट के आप बात करना चाहते हो, क्योंकि बीमा भी जीवन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कुछ ऐसा बताएंगे आप कि बीमा क्यों ज़रूरी है, या मेडिक्लेम क्यों ज़रूरी है, या इसके अलावा जो एक टर्म प्लान जिसे कहते हैं वो कितना ज़रूरी है परिवार के लिए। देखिए, हम सब एक परिवार की तरह ही कार्य करते हैं। जहाँ हमारे ब्लड रिलेशंस रहते हैं वहाँ कहने के वो उनकी डिपेंडेंसी, यानी आज भी हम अपने परिवार का प्रमुख हिस्सा होते हैं। और हम ये जानते हैं कि हमारे न रहने पर परिवार की जो क्षति होती है वो पैसे से मानता हूँ नहीं भरी जा सकती है, लेकिन ज़िंदगी चलाने के लिए तो पैसा बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग में सबसे पहले कहा जाता है कि खुद का इंश्योरेंस होना सबसे बड़ा चीज़ ज़रूरी है। इंश्योरेंस होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपके आगे आने वाले परिवार के खर्चे, आपके बच्चे, आपके परिवार, आपके माता पिता, आपकी पत्नी कहीं ना कहीं आप पे आश्रय देते हैं, और आश्रय रहने के कारण उनकी पूरी जिम्मेदारी आपके ऊपर बनती है। इसीलिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अपना टर्म प्लान कराएं, या जो भी इंश्योरेंस आप कराना चाहते हैं वो आपके आने वाले परिवारों की ज़रूरतें पूरा कर सके। इस तरह की प्लानिंग हर आदमी की होना चाहिए। जी, मेडिक्लेम की हम लोग बात करें, ऐसे कई केसेस सामने आए हैं कि उनका मेडिक्लेम तो था लेकिन उन्होंने रिन्यू नहीं कराया और उनको अस्पताल में एडमिट होने की नौबत पड़ गई। तो ऐसी स्थिति में कितना नुकसान उठाना पड़ता है वैसे? देखिए, इसका तो कोई गणित नहीं है, पर अक्सर हमने ये देखा है कि जिन्होंने मेडिक्लेम किया और रिन्यूअल करने के पहले छोड़ दिया कि भाई इस साल तो नहीं कराते हैं, अगले साल देखेंगे, उनका उस समय क्लेम ज़रूर आता है। फाइनेंशियली कोरोना में हमने सबसे ज़्यादा देखा। मैंने काफ़ी लोगों को देखा जिनके पास कोई मेडिक्लेम नहीं था और आज उनके घर बार सब बिक गए हैं, और आज की तारीख में उनके पास कुछ भी नहीं है, और वो जो एक ज़माने में बिजनेस करते थे वो आज नौकरी कर रहे हैं लोगों के। तो आप सोच सकते हैं कि एक छोटी सी प्रीमियम आपको कितने बड़े घाटे से दूर कर सकती है। आप उसको मेडिक्लेम या इंश्योरेंस की तरह मत लीजिए। आप ये कहिए कि आपको फाइनेंशियली वो स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। आपके आने वाले कोई भी मिसहैपनिंग के समय, आपकी कोई भी दुर्घटना या बीमारी वश आपको कोई तकलीफ होती है और काफ़ी पैसा खर्चा होता है, तो कहीं ना कहीं वो आपकी गाड़ी कमाई को ख़त्म करता है। इंश्योरेंस करने के साथ साथ आप अपनी गाड़ी कमाई को बचा सकते हैं। जी, मैं प्रयास न्यूज़ के दर्शकों को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वे अपना बीमा जरूर करवाएं, मेडिक्लेम भी अनिवार्य रूप से जरूर करवाएं, ताकि किसी भी अपरिहार्य स्थिति से निपटने के लिए आपका अर्थव्यवस्था मजबूत रहे। खैर, अभी हम लोग बात करते हैं भूपेन जी, सेवा भारती के बारे में कुछ और बताना चाहेंगे जो दर्शकों के लिए जरूरी जानना, कि सेवा भारती के कार्य, उसके जुड़ने के तरीके। सेवा भारती समाज के, जैसे मैंने बताया कि समाज के उत्थान के लिए कार्य करती है। इंदौर में जैसे 3 बड़े प्रकल्प हैं। जैसे एक प्रकल्प का मैंने किया मातृ छाया, जो अनाथ बच्चों के लिए हम कार्यरत रहते हैं। दूसरा प्रकल्प है एम्बॉय हॉस्पिटल चिकित्सा प्रकल्प, मध्य प्रदेश का एक सबसे बड़ा सरकारी हॉस्पिटल है। करीब 1200 बेड का हॉस्पिटल है। आज लगभग सभी तरह का इलाज वहाँ पे किया जाता है, और प्रशासनिक सहयोग से हम पूरा कोशिश करते हैं कि वहाँ जो भी मरीज आया है वो पूर्णतः ठीक होकर जाए। उससे हम कई प्रकार की समस्याएं आती हैं, जैसे कि दवाई नहीं मिल रही है, इंजेक्शन नहीं है, सीटी स्कैन कराना है, MRI कराना है, रक्त चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके कई ऐसी इलाज में कई ऐसी जाँचें भी रहती हैं जो MY में नहीं हो पाती हैं, उन्हें बाहर भी कराना पड़ता है। और जहाँ तक जितने भी लोग MY में आते हैं उसमें से 60 से 70% आर्थिक रूप से संपन्न नहीं रह पाते हैं। तो उनके लिए सबसे बड़ा दिक्कत ये रहता है कि पैसा कहाँ से लाएं इन चीज़ों के लिए। हालांकि प्रधानमंत्री द्वारा जब से आयुष्मान योजना चालू की गई है तब से कई निम्न वर्गीय परिवारों का उसके द्वारा इलाज किया जा रहा है, और वो काफ़ी हद तक उनके आर्थिक सहयोग में मदद करती है उनको। लेकिन फिर भी कहीं ऐसा वर्ग रहता है जो उन चीज़ों से नहीं जुड़ा हुआ होता है, तो उनकी सहायता करना सेवा भारती का प्रथम कर्तव्य रहा है, और हम लगातार इसमें सफल रहे हैं एम्बॉय हॉस्पिटल के माध्यम से। जी रुपेश जी, एक बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ अपने दर्शकों के माध्यम से, कि हम लोग जब ट्रैफिक में रहते हैं या सड़क पर जाते वाहन चलाते हैं, तो आजकल देखने में आता है कि सभी अपने मस्ती में मस्त रहते हैं, लेकिन एम्बुलेंस के लिए रास्ता कोई नहीं देता। इसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जीवन तो कुछ क्षणों का होता है। जब मौत जिसकी आती है उसको ही पता रहता है कि वो कैसे आई और कैसे गई, और बता नहीं पाता है। लेकिन जब हम प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं कि 1 मिनट की देरी भी उसके जीवन को खतरा उत्पन्न हो सकता है, तो मेरा तो शायद ये सोचना है कि जब भी कोई एम्बुलेंस आती है, मैं जहाँ भी होता हूँ अपनी गाड़ी पहले फटाफट कोने में लगाने की कोशिश करता हूँ, चाहे कितनी भी भीड़ हो। हम देखिए, जब हमें जल्दी जाना होता है तो हम कितनी भी भीड़ होती है, हम गाड़ी को तेज तर्राट निकल जाते हैं चलाते हुए। तो क्यों ना हम एम्बुलेंस के लिए भी रास्ता निकालें। अगर हमारे आगे वाला नई गाड़ी हटा रहा है
तो हम उसको हॉर्न बजा के कोशिश करें कि वो गाड़ी एक साइड में करे और एम्बुलेंस की, क्योंकि एम्बुलेंस की आवाज़ बहुत पहले से आ जाती है, हमें ये पता लग जाता है पीछे कहीं ना कहीं गाड़ी एम्बुलेंस आ रही है। अगर हम 1 मिनट पीछे मुड़ के देखेंगे तो हमें दिख जाएगी, और कहने की जगह देने के लिए हमें मुश्किल से 10 सेकंड का सहारा मिलता है। 10 सेकंड में हम कहीं भी किसी भी रोड पे इतना ट्रैफिक नहीं रहता कि अपनी गाड़ी को आप साइड में नहीं कर सकें, और एक गाड़ी जाने के लिए अमूमन 7 से 8 फीट की जगह रहती है। अगर थोड़ा थोड़ा भी सभी खसकेंगे तो जगह आराम से बनती है। इंदौर में ये थोड़ी तकलीफ है कि लोग नहीं हटते हैं, सोचते हैं कि अभी तो आने में टाइम है, तब तक मैं अपना रास्ता निकल जाऊँगा या अपने मोड़ पर मुड़ जाऊँगा। लेकिन मेरा अनुरोध है कि किसी के जीवन को बचाने के लिए कुछ सेकंड दीजिए। जी, प्रयास न्यूज़ के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से, सभी दर्शकों से आग्रह करता हूँ कि आप जब भी आप सड़क पर रहे, अपने वाहन चलाएं तो एम्बुलेंस के लिए रास्ता जरूर दें। और अंत में सर, प्रयास न्यूज़ के लिए भी आप काफ़ी समय से प्रयास न्यूज़ से जुड़े हुए हैं, प्रयास न्यूज़ के लिए भी कुछ आपके शुद्ध कोई शब्द संदेश देना चाहिए? साफ स्वच्छ और निर्भीक पत्रकारिता जो कहते हैं इसको, उसका शुरू से ही आपका सहयोग रहा है। समाज के कई कार्यों को आपने आगे बढ़ाने में स्पेशल कवर भी किया है। आज जैसे सेवा भारती को कवर करने के लिए आपने विशिष्ट आमंत्रित दिया, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि कहीं ना कहीं समाज को जब तक नहीं पता लगेगा कि समाज के लोगों द्वारा समाज के लोगों को ही सहयोग किया जा रहा है, तब तक देश आगे नहीं बढ़ेगा, समाज का व्यक्ति आगे नहीं बढ़ेगा, और कहीं ना कहीं इसमें हम ही असफल कहलाएंगे। हम दूसरों पर जिम्मेदारी नहीं थोप सकते। समाज का व्यक्ति अगर हमसे जुड़ा है तो कहीं ना कहीं उसको आगे बढ़ाने में भी हमें सहयोग प्रदान करना पड़ेगा। एक हमारा तीसरा बड़ा प्रकल्प है जीवन उमंग। झाबुआ और उसके आसपास, झाबुआ, मेघनगर और अन्य जिले जहाँ आदिवासी समाज पूरा रहता है, वहाँ से हम कुछ अच्छी बालिकाएं जो पढ़ने में बहुत अच्छी हैं और जो आगे बढ़ना चाहती हैं, कुछ बनना चाहती हैं, उन्हें चिन्हित कर कर इंदौर में लाया जाता है। इंदौर के छात्रावास में उनका रहना, खाना पीना और पढ़ाई सब निःशुल्क रहता है। उन्हें 12वीं तक यहाँ पर पूरी शिक्षाएं दी जाती है और उसके बाद उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए आगे भेजा जाता है। तो ये बहुत बड़ा प्रकल्प है जहाँ हम आदिवासी समाज, जो कि आज मेन समाज की धारा से दूर है, थोड़ा सा कटा हुआ है, क्योंकि उनके इसकी चीज़ के प्रति उनमें थोड़ा सा अभाव है सोचने का, पढ़ाई में और आगे बढ़ने में। तो उस समाज को हम उत्थान के लिए हमारी सेवा भारती ने एक संकल्प लिया और उनको वहाँ से उन बच्चियों को आगे लेके आए, और यहाँ करीब करीब अभी 80 बच्चियाँ इंदौर में पढ़ रही हैं उस छात्रावास में। जी, तो ये बहुत सारी बातें थी आज सेवा भारती के बारे में। जो लोग सेवा भारती के बारे में नहीं जानते थे या कम जानते थे, उनको विस्तृत जानकारी हमारे रुपेन जैन जी ने दी है। और भी आपको यदि सेवा भारती के बारे में आप और निकट से जानना चाहते हैं तो MY में आप सुबह सेवा भारती कार्यालय पे आप संपर्क कर सकते हैं। सेवा देना चाहे तो आप सेवा के माध्यम से भी आप अपनी सेवा जरूर दीजिए, ताकि एक मरीज का अच्छा सा इलाज हो सके, वह स्वच्छ होके अपने घर जा सके। तो हम इन्हीं बातों को विराम देते हैं। आप देखते रहिए प्रयास न्यूज़ मध्य प्रदेश। धन्यवाद। जय हिंद। प्रयास न्यूज मध्य प्रदेश।